lawful consideration and object, और इसमें हम कर रहे थे unlawful consideration एंड ऑब्जेक्ट का टॉपिक। और मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, ऐसे एग्रीमेंट को आप कहते हैं वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। 5 केसेस हैं इसमें। फर्स्ट हम कर चुके हैं कल, इफ एन एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। एक ऐसा कार्य जिसको कानून ने मना किया है करने से, ऐसा एक्ट अगर आप करने का एग्रीमेंट करते हैं तो उसे गैर कानूनी माना जाता है। ठीक है जी। ऐसा कार्य जिसे किसी कानून ने करने से मना किया है, अगर आप ऐसे कार्य का एग्रीमेंट करते हैं तो उसे अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में देखा जाता है और ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। इसमें हमने एग्जाम्पल किया था कि आप किसी को मारने का एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट टू किल अ पर्सन। ये एक्ट जो है, ये कार्य फॉरबिडन बाय, मना किया गया है आईपीसी के तहत। इंडियन पिनल कोड ऐसे एक्ट्स को मना करता है, किसी की जान लेना, किसी का रेप करना, किसी का मर्डर करना। सो कोई भी ऐसा कार्य जिसको कोई भी कानून मना करता है करने से, ऐसा एक्ट जो होता है वो गलत है, फॉरबिडन बाय लॉ है। और ऐसा एग्रीमेंट अगर आप करते हैं तो उसकी कंसीडरेशन और उसका जो उद्देश्य है उसे अनलॉफुल माना जाएगा, एंड सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज वॉइड। सेकेंड हमने किया था इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट। अगर उस एग्रीमेंट के थ्रू आप किसी के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं या चीटिंग करना चाहते हैं, आपका जो उद्देश्य है वो किसी को चीट करना है, किसी के साथ धोखाधड़ी करना है, तो ऐसा एग्रीमेंट अनलॉफुल माना जाएगा और वॉइड कहलाएगा। ये 2 पार्ट्स हम कल कर चुके थे। थर्ड इज if an act defeats the provisions of law. If an act defeats the provisions of any law, अगर कोई कार्य ऐसा है जो कि किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, कोई ऐसा कार्य जो किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे अनलॉफुल माना जाता है और ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक पर्सन है मिस्टर ए, और ए ने टैक्स पे करना है टू द गवर्नमेंट, और ऐसा टैक्स करने का उसका बकाया खड़ा है, एरियर्स टू पे टैक्स। उसका टैक्स का बकाया खड़ा है।
ठीक है जी, उसने टैक्स पे करना है, अब तक नहीं टैक्स पे किया, और जो सरकार है अब वो इसका टैक्स रिकवर करने के लिए, इसका बकाया पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो मिस्टर ए का जो लैंड है, जमीन है, उसको बेचने जा रही है। ये देखिए, ये जो गवर्नमेंट है ये मिस्टर ए का जो लैंड है उसको सेल करने वाली है टू रिकवर द टैक्स, ताकि ए का जो टैक्स है वो रिकवर किया जा सके। साथ ही साथ प्रावधान क्या है, प्रोविजन क्या है कि डिफॉल्टर जो होगा, डिफॉल्टर कौन होता है? गलती करने वाला, गलती करने वाला। जो डिफॉल्टर है वो अपना लैंड खुद नहीं खरीद सकता। आपने मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, आप मुझे नहीं दे पाए। मैंने आपको बहुत वार्न किया कि भाई मुझे मेरे 1 लाख रुपए वापस कर दो, आपने नहीं किए। तो मैंने क्या किया, मैंने भी सोचा चलो अब मैं कानून का सहारा लेती हूँ, और मैंने आपका जो लैंड है उसको सेल करने की कोशिश करी। और कानून में प्रावधान ये है कि जो गलती करने वाला है वो अपनी प्रॉपर्टी खुद बाय नहीं कर सकता। अब ए ने खेली चालाकी। ए ने क्या चालाकी खेली? ए का एक दोस्त था बी। ए ने क्या कहा कि जब गवर्नमेंट लैंड सेल करेगी ना तो वो लैंड तुम खरीद लेना, वो लैंड तुम खरीद लेना। जब सरकार मेरी जमीन सेल करेगी वो जमीन तुम खरीद लेना, और खरीदने के बाद तुम वो जमीन मुझे ट्रांसफर कर देना। इस तरह से क्या होगा कि मेरी जो जमीन है वो मेरे पास वापस आ जाएगी। देखिए इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जो डिफॉल्टर है मिस्टर ए, उसने अपना ही लैंड एक इनडायरेक्ट माध्यम से अपने पास पा लिया वापस, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो जो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ए और बी के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ कि तुम गवर्नमेंट से लैंड खरीद कर मुझे ट्रांसफर कर देना, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि यहाँ पर कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। कानून ने क्या बोला था कि जो भी डिफॉल्टर है वो अपनी प्रॉपर्टी खुद नहीं खरीद सकता, और यहाँ पर ए ने बी के साथ गलत तरीके से एग्रीमेंट करके अपना लैंड वापस पाने की कोशिश करी है। सो सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज वॉइड। तो कहने का मतलब क्या है कि कानून के अगर किसी भी प्रावधान को का उल्लंघन करने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। चौथा, if it involves injury to another, if it involves injury or damage to another, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचे या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हार्म करने के लिए, डैमेज मीन्स व्हाट? नुकसान पहुंचाना। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं
ऐसा एग्रीमेंट माना जाएगा कि गैर कानूनी उद्देश्य से किया गया है और ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ए है, ए की प्रिंटिंग प्रेस है, ए की प्रिंटिंग प्रेस है, और जो बी है इसकी किसी से दुश्मनी है। बी कहता है ए को कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, बदले में तुम एक काम करो कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम एक डिफेमेटरी आर्टिकल छापोगे, डिफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट सी। डिफेमेटरी आर्टिकल क्या होता है भाई? सी की इमेज खराब करने के लिए, सी की इमेज खराब करने के लिए तुम उसके खिलाफ एक आर्टिकल छाप दो, उसकी छवि खराब करने के लिए। तो यहां पर बी क्या कर रहा है? बी एक तरह से हानि पहुंचा रहा है। किसे? सी को हानि पहुंचा रहा है। ऐसा करके जो बी है हानि पहुंचा रहा है सी को, क्योंकि बी के ऐसे कार्य से सी को हानि पहुंच रही है। तो ए और बी के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अनलॉफुल, गैर कानूनी उद्देश्य है और गैर कानूनी कंसीडरेशन है, इसीलिए ये एग्रीमेंट है void. And last case in this is if the court regards it as immoral. What is immoral? Immoral means अनैतिक। अगर आप कोई अनैतिक कार्य करने के लिए किसी से एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा एग्रीमेंट void कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल an agreement of prostitution, वैश्यावृत्ति का धंधा, is immoral in India. So अगर प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। दूसरा एग्रीमेंट, मान लीजिए ए फादर है, ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो अपनी बेटी को बी के साथ रहने देगा विदाउट मैरिज। दिस इज एज डॉटर। ए ने बी के साथ प्रॉमिस किया कि वो अपनी डॉटर को बी के साथ रहने देगा विदाउट मैरिज। टू लेट हिज डॉटर टू बी विदाउट मैरिज, बिना शादी के अपनी बेटी को वो बी के साथ रहने देगा। ऐसा एग्रीमेंट अनैतिक है, इसका जो कंसीडरेशन है वो इमोरल है और इसीलिए ये एग्रीमेंट वॉइड है। सो ऐसा कार्य जो कि गलत उद्देश्य से, जिसका जो मकसद है वो इमोरल है, ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं void. These are the 5 cases of unlawful consideration and object. फर्स्ट क्या है? अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि कानून ने मना किया है, ऐसा एग्रीमेंट void है। किसी एग्रीमेंट को करके आप किसी के साथ चीटिंग करना चाहते हैं, void है। किसी एग्रीमेंट से आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करे, ऐसा एग्रीमेंट void है। आप किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा एग्रीमेंट void है।
और एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कि जो कोर्ट है वो इमोरल मानती है, अनैतिक मानती है, ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जहां पर जो कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे एग्रीमेंट्स जो लोक नीति के विरोध में है, लोक नीति के विरोध में है। पब्लिक पॉलिसी मींस लोक नीति। अब कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसको कि हम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानते हैं? कोई भी ऐसा कार्य, एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा कार्य जो लोक हित के खिलाफ है, लोक हित के खिलाफ है। ठीक है जी। जहां पर देश का नुकसान हो रहा है या फिर जनता का नुकसान हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, या फिर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, या फिर हमारे देश के हित के खिलाफ है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, या फिर ऐसा कार्य जो किसी को नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा कार्य जो कि लोक हित के खिलाफ है, या हमारे देश के हित के खिलाफ है, या किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे एग्रीमेंट्स जो होते हैं दे आर वॉइड। सो ऐसे कार्य को लेकर अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इसमें हम ना कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। देर आर ऑलमोस्ट 12-13 एग्जाम्पल्स। ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे हम एग्रीमेंट्स के, एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीमेंट्स विच आर अपोज्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट, एग्रीमेंट्स विच आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि अपोज्ड हैं टू द पब्लिक पॉलिसी? एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। एलियन एनिमी वाला कंसेप्ट आपने याद है कहां पर किया था? इनकॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में किया था कि कौन कौन सी पार्टीज इनकॉम्पिटेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती। उसमें आपने एक पॉइंट किया था एलियन एनिमी वाला। एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है? पराया शत्रु। और एलियन एनिमी कब बन जाते हैं? इन द टाइम ऑफ वॉर। इन द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय। जब दो कंट्रीज में आपस में युद्ध छिड़ जाता है, वॉर छिड़ जाता है, तो दोनों कंट्रीज के जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के एलियन एनिमी हो जाते हैं। इंडिया और चाइना में मान लीजिए वॉर छिड़ गया, तो ऐसे में जो इंडियंस हैं और जो चाइनीज हैं वो आपस में हो जाएंगे एलियन एनिमीज। और जो एलियन एनिमीज हैं वो आपस में एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट्स माननीय नहीं होते।
और अगर वो ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो एग्रीमेंट माना जाएगा वॉइड। ठीक है जी, ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सेकेंड इज एग्रीमेंट्स स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग का मतलब होता है दबाना, और प्रोसिक्यूशन मींस लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी, अगर आप किसी के खिलाफ मुकदमे बाजी, प्रोसिक्यूशन मींस मुकदमेबाजी या लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर आप किसी के खिलाफ मुकदमेबाजी को दबाना चाहते हैं और मुकदमेबाजी को दबाने के लिए आप किसी तीसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई बड़ा पॉलिटिशियन था, कोई पॉलिटिशियन था ए का जो बेटा था उसने क्या किया, उसने बी का मर्डर कर दिया। ए के बेटे ने बी का मर्डर कर दिया। बी के जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने ए के बेटे पर केस कर दिया, स्यू कर दिया ए के बेटे को। ठीक है जी, और बदले में जो पॉलिटिशियन है, जो ए का फादर है, वो बी के फैमिली मेंबर्स के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं तुम्हें मनी दूंगा, पैसे दूंगा, बदले में तुम क्या करो, तुम अपना केस वापस ले लो, तुम केस वापस ले लो, मैं तुम्हें कुछ सम ऑफ मनी दूंगा। तो यहां पर ए क्या कर रहा है, ए बी के परिवार वालों के साथ मुकदमेबाजी को दबाने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है। जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट जो होता है वो हो जाता है वॉइड। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट्स हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। आई एम कंटिन्यूसली वॉचिंग द चैट बॉक्स। थर्ड इज एग्रीमेंट interfering with the course of justice, agreement interfering with the course of justice, ऐसा एग्रीमेंट जो कि न्याय के दौरान दखल अंदाजी करे, न्याय के दौरान दखल अंदाजी करना। अब न्याय के दौरान दखल अंदाजी कैसे हो सकती है? अगर हम सेम केस लें इसी पॉलिटिशियन का, कि जो ए है वो पॉलिटिशियन है और जो ए का बेटा है उसने बी का कर दिया है मर्डर, और जो बी के फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने ए के बेटे के ऊपर कर दिया है केस, इसको स्यू कर दिया है, मुकदमा कर दिया है इसके ऊपर। अब ए क्या कर रहा है, जो इस केस का जज है, इस केस का जो जज है उसके साथ सांठ-गांठ कर रहा है, उसको पैसे खिलाकर वो केस को अपने हक में करना चाहता है। ये पॉलिटिशियन इस जज को पैसे देकर केस को अपने हक में करना चाहता है। इससे क्या होगा, अगर वो केस को अपने हक में कर लेगा
तो बी के फैमिली मेंबर्स के साथ अन्याय हो जाएगा, बी की फैमिली के साथ अन्याय होएगा, अन्याय होगा। दैट मीन्स कि न्याय के दौरान जो ये पॉलिटिशियन है, ये रिश्वतखोरी कर कर केस को अपने हक में करके न्याय के कार्य में बाधा बन रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है, जिसकी वजह से जो बी के परिवार वाले हैं उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसा एग्रीमेंट जो कि इस जज में और पॉलिटिशियन के बीच में हुआ है, ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। या तो जज के साथ कर लिया या फिर पुलिस अधिकारियों के साथ, पुलिस ऑफिशियल्स के साथ कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके केस को अपने हक में करने की कोशिश कर रहा है। सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि ये अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है। फोर्थ, टू चेंज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हमने लिमिटेशन एक्ट की बात पहले भी करी हुई है। हमारी कंट्री में एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट, और लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, टाइम बार डेट के केस में करी थी हमने, टाइम बार डेट। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आफ्टर 3 years, अगर आपने 3 साल तक आपको आपका उधार पर दिया गया पैसा नहीं मिला, तो वो 3 साल बाद आफ्टर 3 years द डेट विल बिकम टाइम बार्ड। यदि 3 साल के अंदर आपको उधार का पैसा वापस नहीं मिलता, तो आप उधार लेने वाले को स्यू नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। क्यों? लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 3 साल तक आप सो रहे थे, 3 साल तक आपको याद नहीं आया कि मैंने अपने उधार का पैसा वापस लेना है। तो लिमिटेशन एक्ट ने क्या कहा है, इस कानून ने ये कहा है कि 3 साल के अंदर अंदर अगर आपको आपके उधार का पैसा नहीं मिलता, तो आप सामने वाले के ऊपर केस कीजिए, मुकदमा कीजिए और अपना पैसा वापस लेने की कोशिश कीजिए। और अगर 3 साल बीत गए तो 3 साल बाद वो उधार हो जाएगा टाइम बार्ड, जिसको आप टाइम बार्ड डेट कहते हैं। अब आप उस उधार को वापस लेने के लिए सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिससे आप इस 3 साल को बदलने की कोशिश करते हैं, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को लोन दिया 10,000 रुपए का, और ए को मालूम था कि लिमिटेशन एक्ट में 3 साल के बाद वो बी से पैसा वापस नहीं ले पाएगा, 3 साल बाद वो बी से पैसा वापस नहीं ले पाएगा। और बदले में उसने बी से प्रॉमिस लिया कि तू मेरे साथ ये वादा कर, तू मेरे साथ वादा कर कि 3 साल बाद भी तुम मुझे 3 साल बाद भी मैं तुम्हें कोर्ट घसीट सकता हूं। तुम मुझसे वादा करो कि 3 years बाद भी मैं तुम्हें स्यू कर सकूं, मैं 3 साल बाद भी तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर सकूं, मुझसे वादा करो। हाँ जी, एनी कमेंट्स इन द चैट बॉक्स प्लीज, एनी कमेंट्स ऑन दिस?
कानून का प्रावधान है 3 साल का। ए को मालूम था कि 3 साल में अगर बी ने पैसा वापस नहीं किया तो जो ए है वो बी के ऊपर मुकदमा नहीं कर पाएगा। सो ए ने इस शर्त के ऊपर 10,000 रुपए का लोन बी को दिया कि मुझसे वादा कर कि 3 साल बाद भी मैं तुम्हें स्यू कर सकूं, ऐसा एग्रीमेंट करो। क्या ऐसा एग्रीमेंट माननीय होगा? हाँ जी, पूजा, सिमरनजीत, वॉइड। सच एन एग्रीमेंट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर एक कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। सो सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड। और भी केसेस, एग्जाम्पल्स हम इसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। रिमेनिंग पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।